All right, so today I will be discussing about the questions of science and technology that were asked in year 2022. All right, so first question is related to the B cells and T cells. Right, question is which one of the following statements best describes the role of B cells and T cells in the human body? Four sentences are given here. The first one is they protect the body from environmental allergens. Second, they alleviate the body's pain and inflammation. Third, they act as immunosuppressant in the body. Last, they protect the body from the diseases caused by pathogens. तो मोस्ट एक्यूरेट जो सेंटेंस है वो चौथा है. Indirectly, they also participate in all three process. They protect the body from the diseases caused by the pathogens. Right? Pathogens generally infectious agent होते हैं. Right? जिसमें हमारा है बैक्टीरिया, वायरसेस, right? Generally, okay, okay. तो और ब्लड सेल की हम अगर बात करें तो जनरली दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी. डब्ल्यूबीसी कैटेगराइजेशन फर्दर होता है तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होती है. लिम्फोसाइट ही जो है मेन ब्लड सेल है जो कि हमें पैथोजेंस के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है या पैथोजन से ये फाइट करती है. तो इसको बोलेंगे लिम्फोसाइट को फर्दर कैटेगराइज करेंगे टी सेल्स और बी सेल्स में. तो टी सेल्स बॉर्न एंड मेच्योर दोनों थाइमस में होती है. बी सेल्स बोन मैरो में बॉर्न और मेच्योर होती है. राइट, तो ये पार्ट है. यहाँ पे हमने टी सेल्स और बी सेल्स को दिखाया हुआ है. राइट, तो बी सेल्स जनरली क्या करती हैं, एंटीबॉडीज को सिक्रेट करती हैं. ठीक है, और टी सेल्स बेसिकली क्या करती हैं, ये वायरस और बैक्टीरिया को डायरेक्टली किल करती हैं. राइट, दे आर हैविंग CD8 रिसेप्टर, दे आर आल्सो हैविंग CD4 रिसेप्टर्स. राइट, तो रिसेप्टर्स के थ्रू क्या करती हैं, ये जनरली डायरेक्ट किलिंग करती हैं बैक्टीरियल या वायरल सेल्स को. और बी सेल्स एंटीबॉडीज का सिक्रेट करती हैं, वो एंटीबॉडीज जाके बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करती हैं. राइट, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा. दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीजेस कॉज्ड बाय द पैथोजेंस. राइट, एलर्जेंस जनरली उसको भी जो है न्यूट्रलाइज करने में ये इनडायरेक्ट इनका रिस्पॉन्स होता है. राइट, बॉडीज पेन एंड इन्फ्लामेशन जनरली सीधी सी बात है, अगर वायरस और बैक्टीरियल दोनों की किलिंग होगी तो जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन अगर बैक्टीरिया के या वायरस के थ्रू हुआ होगा वहाँ पे इन्फ्लामेशन अपने आप जो है रिड्यूस हो जाएगा. तो करीब करीब तीनों सेंटेंसेस इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं, बट चौथा सेंटेंस जो है दैट इज मोर एक्यूरेट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नैनो पार्टिकल्स पे. तो पहला स्टेटमेंट है अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर. ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. राइट, तो नैनो पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो जनरली 1 to 100 नैनोमीटर के होते हैं. नेचुरली फाउंड में क्या क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फ्यू मिनरल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिनकी साइज कम है. राइट, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया है, वायरसेज है, प्रोटोजोन्स है. मिनरल्स में जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड है. बायोमॉलिक्यूल्स में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन है. तो दे ऑल आर अंडर 100 नैनोमीटर्स, तो दे विल बी कॉल्ड एज नैनो पार्टिकल्स. तो ह्यूमन तो बनाता ही बनाता है, इसको ह्यूमन भी बना सकता है नैनो पार्टिकल, बट दे आर आल्सो नेचुरली एग्जिस्टिंग. ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. सेकंड स्टेटमेंट है नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटालिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम कॉस्मेटिक्स. यस, तो कॉस्मेटिक यूज इनका है जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड का. ये इतने इस्तेमाल होते हैं कि ये स्किन के सेल के अंदर एंट्री कर सकते हैं. राइट, तो इनका कॉस्मेटिक यूज होता है. थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड स्टेटमेंट है नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स व्हिच एंटर द एनवायरनमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस. यस, दिस इज आल्सो करेक्ट. तो दे आर अनसेफ बिकॉज दे कैन एंटर इनटू द सेल्स एंड दे कैन कॉज द डैमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल. राइट, तो अगर इनका रेगुलेटेड वे में यूज नहीं किया गया, अगर इनका रेगुलेटेड वे में यूज नहीं किया गया है तो नैनो पार्टिकल्स कैन हार्म द ह्यूमन बॉडी एज वेल. तो डी ऑप्शन इसमें 2 and 3 सही होगा. अगला क्वेश्चन है डीएनए बारकोडिंग पे. ऑलराइट, डीएनए बारकोडिंग कैन बी ए टूल टू असेस द एज ऑफ द प्लांट और एनिमल. ये बिल्कुल गलत है. इनका एज और एनिमल के लिए एज को कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल यूज नहीं होता है, बल्कि आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है. राइट, दूसरा है डिस्टिंग्विश एमंग स्पीसीज दैट लुक अलाइक. यस, बिल्कुल सही है. राइट, दो डिफरेंट स्पीसीज का बारकोड डिफरेंट होता है, तो बिल्कुल सही है ये सेंटेंस.
थर्ड है आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल आर प्लांट मटेरियल्स इन प्रोसेस्ड फूड। यस, तो आइडेंटिफिकेशन में ही यूज होता है इनका, ठीक है। डिस्टिंग्विश है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है। तो डिस्टिंग्विश का मतलब दो दो ऐसे स्पीसीज या पर्टिकुलर एनिमल जो एक ही तरीके की दिख रहे हैं, राइट, बट उनकी स्पीसीज अलग अलग है, तो उनको आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करते हैं। और ये अगर कोई ऐसी स्पीसीज है जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है अभी तक, राइट, बारकोड उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। नहीं आइडेंटिफाई करने का मतलब ये हुआ कि अब वो जो स्पीसीज है वो नई है या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ये इसको आइडेंटिफाई हम करते हैं। अगर नई स्पीसीज है तो उसका नामकरण या नॉमेनक्लेचर कर दिया जाता है। तो हमने लिखा यहाँ पे बारकोड क्या है। बारकोड क्या है कि दे आर स्पेसिफिक रीजन इन जीनोम, राइट। स्पेसिफिक रीजन का मतलब ये हुआ कि ये जीनोम, एक स्पीसीज का जीनोम दूसरे स्पीसीज के जीनोम से थोड़ा सा अलग है, और बारकोड ये डिफाइन कर रहे हैं कि वो एक दूसरे के जीनोम से कैसे अलग है। सेकंड है दे आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पीसीज, मैंने पहले ही बता दिया आपको, राइट। तो अगर हम एक बेसिक इसकी बात करें, बेसिक बात करें, तो जितनी भी स्पीसीज अभी तक आइडेंटिफाई हुई हैं, चाहे वो एनिमल की स्पीसीज हो चाहे वो प्लांट की स्पीसीज हो, जितनी भी अभी तक आइडेंटिफाई हो गई हैं उनका जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है और उनका एक बारकोड का डेटाबेस भी बना हुआ है, राइट। तो बारकोड क्या है, स्पेसिफिक रीजन है जीनोम में, और वो डिफरेंट है, तो दो स्पीसीज में ये डिफरेंट होते हैं। तो सब सारी स्पीसीज का बारकोड, यानी कि मॉस्कीटो का अगर हम बात करें तो उनकी जितनी भी स्पीसीज है उनका एक डेटाबेस है, राइट। अब नया अगर कोई प्रजाति या नया कोई स्पीसीज मिलती है तो उसको इस बारकोड के डेटाबेस से मैच कराते हैं और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पर्टिकुलर मॉस्कीटो कौन सी स्पीसीज से है, राइट। वो एनोफिलीज है कि क्यूलेक्स है या फिर कोई और वैरायटी है, राइट। तो ये एक तरीके का आधार कार्ड डेटाबेस है। आधार कार्ड का मतलब जैसे आदमी का आधार कार्ड है, जैसे, है ना। तो कोई आदमी कहीं मिलता है और उसके बारे में हम नहीं जानते हैं या गवर्नमेंट नहीं जानती है, तो उस आदमी के फिंगरप्रिंट से हम क्या करते हैं, आधार कार्ड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आधार कार्ड ये बता देता है कि उस पर्टिकुलर आदमी का एड्रेस क्या है, या बहुत और सारी चीज़ें जो भी उससे बिलोंग करती हैं, वो सारी चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सिमिलरली कोई भी स्पीसीज मिलती है हमें, हम उसका सबका डेटाबेस है, हम उस डेटाबेस से मैच करा के आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी स्पीसीज है, और अगर वो स्पीसीज नहीं है तो उसका नोमेनक्लेचर कर दिया जाता है, राइट। तो क्या करते हैं, हम उसका डीएनए निकालते हैं, कोई भी अननोन ऑर्गेनिज्म है उसका डीएनए निकालते हैं, उसकी बारकोड की स्टडी करते हैं, है ना, बारकोड फ्रेगमेंट को निकाल के उसकी सीक्वेंसिंग कर लेते हैं। अगर वो बारकोड से डेटाबेस से बिलोंग करता है तो ये स्पीसीज को वैसे ही मान लिया जाता है, अदरवाइज उसका न्यू नेम दिया जाता है, ठीक है। तो हम जनरली कंफ्यूज हो सकते हैं कि डीएनए बारकोडिंग और माइक्रोसैटेलाइट डीएनए में क्या डिफरेंस है, क्योंकि माइक्रोसैटेलाइट डीएनए का यूज करते हैं क्या, डीएनए फिंगरप्रिंट में। तो इसमें ये जानने की जरूरत है कि माइक्रोसैटेलाइट डीएनए इंडिविजुअल लेवल पे आइडेंटिफिकेशन करता है, यानी कि एक ही स्पीसीज के दो इंडिविजुअल के बीच में क्या डिफरेंस है वो माइक्रोसैटेलाइट डीएनए में बताता है। और दो डीएनए बारकोडिंग है, दो स्पीसीज के बीच में क्या डिफरेंस है ये हमें डीएनए बारकोडिंग के थ्रू पता चलता है। तो माइक्रोसैटेलाइट डीएनए दो इंडिविजुअल के बीच में, एक ही स्पीसीज के दो इंडिविजुअल के बीच में क्या डिफरेंस है वो बताता है, और डीएनए बारकोडिंग दो स्पीसीज के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमें बताता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फ्यूरिक एसिड। लिखा है कि एक्सेस ऑफ व्हिच ऑफ द अबव इन द एनवायरनमेंट इज आर कॉज ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन का जो कंपोजिशन है वो है HNO3 और H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं और नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। नाइट्रिक एसिड का बेसिक जो मटेरियल है वो है नाइट्रेट या नाइट्राइट, और सल्फ्यूरिक एसिड का है सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फेट। तो जब भी ये वाटर के साथ मिलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे, जब ये वाटर के साथ मिलेगा तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। तो एसिड रेन बेसिकली हमें नाइट्रेट और सल्फेट या SO2 से ही मिलके बनती है जब ये वाटर से कंबाइंड होती हैं। तो यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड सही हो जाएगा। अगर हम ओजोन की बात करें, ओजोन तो या ओजोन डायरेक्टली एसिड रेन नहीं फॉर्म करते हैं। ओजोन क्या करते हैं, दे आर ग्रीन हाउस, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन, ठीक है। उसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, ये भी एसिड रेन नहीं कॉज करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ओजोन को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये ओजोन ग्रीन हाउस की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पॉली एथीन टेरेफ्थिलेट, पॉलीएथीन या पॉलीइथिलीन बोल सकते हैं इसको, द यूज ऑफ विच इज सो वाइड स्प्रेड इन आवर डेली लाइफ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो हमने यहाँ पे एक डिफरेंस बताया है पॉलीएथिलीन और पॉलीइथिलीन टेरेफ्थिलेट या पेट जिसको हम बोले, ठीक है। तो जनरली पॉलीथीन का न्यू फॉर्म है पॉलीथीन टेरेफ्थिलेट, ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, राइट, इसके एडवांस्ड फीचर है कंपेरिजन टू पॉलीथीन, राइट। जैसे क्या है कि ये हाईली ट्रांसपेरेंट है, राइट। सबसे बड़ी बात ये है कि दे कैन बी इजिली रिसाइकल्ड एंड रिटेन्स ओरिजिनल प्रॉपर्टीज एज वेल, राइट। यहाँ पे क्या है, पॉलीथीन को हम जब रिसाइकिल करते थे तो वो ओरिजिनल फॉर्म में वो रिटर्न नहीं होती थी, है ना, इन कंपेरिजन टू पेट। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एडवांस फीचर है इसका। तो जो यूज हो रहा है उसका सेंटेंसेज में क्या है हम देख लेते हैं यहाँ पे, राइट। तो इन्होंने लिखा है कि इट्स फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विद द वूल एंड कॉटन फाइबर्स टू रिइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज, यस, सही है। सेकंड है कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेज, ये गलत है, क्योंकि जब भी एथेनॉल को हम एज ए बेवरेज स्टोर करते हैं तो वो पॉलीमर्स को डिसॉल्व कर सकता है। इवन पॉलीथीन में हम जब स्टोर करते हैं एथेनॉल को, तब भी वो लॉन्ग टर्म के लिए हम नहीं उसको स्टोर कर सकते, राइट। क्यों? क्योंकि ये पॉलीमर्स को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों में, पॉलीथिलीन में या पॉलीथिलीन टेरेफ्थिलेट में, दोनों में ही हम एथेनॉल को नहीं रख सकते हैं बहुत देर, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। थर्ड है बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकिल इनटू अदर प्रोडक्ट्स, ये बात सही है ना, मैंने बताया यहाँ पे रिसाइकलिंग की। लास्ट है आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजिली डिस्पोज्ड ऑफ बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये गलत है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक पॉलीमर है। ऑर्गेनिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं, जब भी ये डिसइंटीग्रेट होंगे तो ये CO2 को रिलीज करेंगे। तो 1 और 3 सही हो जाएगा इसमें, ऑलराइट। ये क्वेश्चन करंट अफेयर से था, क्योंकि कोविड-19 का पीरियड था, तो इन्होंने ये क्वेश्चन को पूछा हुआ है। जैसे आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा, विच ऑफ द अबव आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ओपन सोर्स का मतलब क्या हुआ, कोई भी उसको देख सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसका यूज कर सकता है। तो इसमें चारों ऑप्शन ना सही हो जाएंगे, राइट, चारों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू वेब 3 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो वेब का मतलब हुआ वर्ल्ड, वेब का मतलब हुआ वर्ल्ड वाइड वेब से, राइट, वर्ल्ड वाइड यानी इंटरनेट से बेसिकली, इसका मतलब हुआ वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट से बेसिकली हम कहते हैं लेमैन टर्म में। तो एक एवोल्यूशन हुआ है ना, पहले स्टार्टिंग में आया वेब 1, दूसरा है वेब 2, तीसरा है वेब 3। तो वेब 1 जनरली हम 1991 से 2004 के बीच में यूज करते थे, है ना, पुराना मॉडल था। फिर वेब 2 आया, राइट, फिर वेब 3 आया। तो यहाँ पे देखिए वेब 1 जो मॉडल था ये रीड ओनली मॉडल था, सिर्फ यहाँ पे हम इंटरनेट का यूज करते थे और वहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन को रीड करते थे, तो इसे हम बोलते थे रीड ओनली। रीड ओनली का मतलब वहाँ पे हम लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे, जैसे आज फेसबुक पे करते हैं, राइट, या फिर कोई कमेंट या शेयर नहीं कर सकते थे, कोई सोशल मीडिया वहाँ पे तब नहीं था जनरली। वेब 2 आया तो वहाँ पे, या इसको बोलते हैं रीड एंड राइट, राइट, तो यहाँ पे हम इंटरेक्शन कर सकते हैं आरकुट, फेसबुक के थ्रू, राइट। और जो डेटा का जो ओनरशिप था वो गूगल जनरली या मेटा यूज नो दे आर ओनिंग द डेटा, राइट। वेब 2 प्लेटफॉर्म में ये अभी भी चल रहा है। फिर एक मॉडिफिकेशन भी आया है, नया इंप्रूवमेंट, एडवांसमेंट, वेब 3, राइट। ये मॉडल इसको बोलते हैं रीड राइट एंड ओन मॉडल, राइट। इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम देख सकते हैं, राइट। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या है कि यहाँ पे यूजर खुद ही डेटा को ओन कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, राइट। यहाँ पे सेंट्रलाइज डेटाबेस नहीं है, यहाँ पे ये हो गया डिसेंट्रलाइज्ड, राइट, डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। तो ये वेब 3 है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया, देखते हैं इसमें कैसा है। वेब 3 टेक्नोलॉजी enables people to control their own data, बिल्कुल सही है। इन वेब 3 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क्स, ये भी सही है, राइट। तो हम जो क्रिप्टो करेंसी का यूज करते हैं, राइट, ट्रांजैक्शन करते हैं, वो ब्लॉकचेन के थ्रू हो सकता है, राइट। थर्ड है वेब 3 इज ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली रेदर देन कॉर्पोरेशन। तो पहले क्या कर रहे थे कि गूगल सर्वर को मेंटेन करते थे, अभी लोग खुद सर्वर को मेंटेन कर सकते हैं और डेटा को मेंटेन कर सकते हैं। तो रीड राइट ओन ये वेब 3 का पार्ट है।
तो इसमें तीनों ऑप्शंस सही हो जाएंगे, राइट, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर एज सर्विस सास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो सास क्या है, तो तीन अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, क्लाउड का मतलब क्या हुआ, क्लाउड का मतलब अगर हम हिंदी में बात करें बादल, क्लाउड कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब हुआ, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब हुआ कि जो भी हमारा डेटा होगा, जो भी सर्वर होगा वो क्लाउड पे रहता है। जब भी हम उसको एक्सेस करना चाहें तो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर हम रेन वाले क्लाउड की बात करें, राइट, रेन वाले क्लाउड की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पानी तो रहता है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर, बट ये तभी बरसेंगे नीचे, राइट, ये तभी बरसेंगे नीचे जब ये चाहेंगे। बट क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग में सारा डेटा, राइट, जैसे हम नेटफ्लिक्स में मूवीज की बात करें तो डेटा कहाँ रहेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग में रहेगा। हम जब इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करेंगे इसको पेमेंट करके, तो ये हमें एक्सेस हो जाएगा ऑन डिमांड, राइट। दिस इज द क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में डिफरेंट डिफरेंट लेवल हैं और डिफरेंट लेवल पे उनका गवर्नेंस है और कंट्रोल है, राइट, उनका गवर्नेंस और कंट्रोल है। तो सबसे पहला आता है आईएएस, राइट, आईएएस, जिसमें है आईएएस क्या होता है कि जनरली आईटी एडमिनिस्ट्रेटर इसको ओन करते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कंट्रोल कहाँ, किस लेवल पे है, आईएएस पे, राइट। एंड दे प्रोवाइड रॉ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, रॉ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली आईटी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, राइट। तो स्टोरेज सर्वर्स ये प्रोवाइड करते हैं, ओके। जैसे इनका एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, राइट। तो क्या करते हैं, दे प्रोवाइड स्टोरेज एज वेल एज दे प्रोवाइड सर्वर्स। नेक्स्ट जो लेवल है वो आता है पास का, राइट। पास में क्या है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो है सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं, उनका टेस्ट करते हैं, उसको कस्टमाइज करते हैं, राइट। तो आईटी एडमिनिस्ट्रेटर के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का नंबर आता है, उसके बाद मैक्सिमम कंट्रोल आईटी एडमिनिस्ट्रेटर का है, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का है, ओके। ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं जैसे गूगल ऐप इंजन, ओके। नेक्स्ट लेवल पे आता है सास, राइट। सास जो है सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स होते हैं। तो सेकेंड लेवल पे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, ये डेवलप करते हैं, टेस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट लेवल पे आ गया है सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स। तो ये डायरेक्टली क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करते हैं एंड यूजर को। जैसे सॉफ्टवेयर में क्या आ गया, जीमेल आ गया आपका, राइट, गूगल डॉक हो गया, ऑफिस हो गया। तो दे आर सॉफ्टवेयर दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स, ओके। मैंने यहाँ पे लिखा डिलीवर्स रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस टू एंड यूजर्स, ओके। तो सबसे कम कंट्रोल इन्हीं का होता है, सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है हमारा आईएएस के पास, फिर उसके बाद सबसे लीस्ट जो कंट्रोल है वो है सास के पास, राइट। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि सास बायर्स कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज डेटा फील्ड्स। तो सास बायर का मतलब जो एंड यूजर है, एंड यूजर क्या कर सकते हैं, दे कैन कस्टमाइज, बिल्कुल बात सही है। हम अगर आप देखें तो अपने लोगोस को बदल सकते हैं, फोटो को बदल सकते हैं जीमेल पे, राइट। तो इन्होंने लिखा कि सास बायर्स कैन कस्टमाइज, ये बिल्कुल सही है। फिर लिखा है इन्होंने सास यूजर्स कैन एक्सेस दियर डेटा थ्रू दियर मोबाइल डिवाइसेज, ये भी सही है। आउटलुक, हॉटमेल एंड याहू मेल आर फॉर्म ऑफ सास, यस, बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे, राइट। तो सास क्या करते हैं, दे प्रोवाइड जनरली सॉफ्टवेयर, दे आर सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स टू एंड यूजर्स, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम, फॉप से रिलेटेड, राइट। फॉप क्या है, तो फॉप में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, 4 सेंटेंसेस है, पहले सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये। तो ये इन्होंने लिखा है कि ए हाइपरसोनिक मिसाइल इज लॉन्च्ड इनटू स्पेस टू काउंटर द एस्टेरॉइड अप्रोचिंग द अर्थ एंड एक्सप्लोड इट इन स्पेस। सेकंड स्टेटमेंट है a spacecraft lands on another planet after making several orbital motions. थर्ड है a missile is put into a stable orbit around the earth and deorbits over a target on the earth. लास्ट क्वेश्चन है a spacecraft moves along a comet with the same speed and places a probe on its surface. ओके, तो पहले हम समझ लेते हैं कि फॉप्स है क्या, राइट। तो फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम, तो ये क्या है, एक तरीके का मिसाइल सिस्टम है, राइट। फॉप्स क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ मिसाइल सिस्टम, राइट। तो जनरली इसका कंपैरिजन हम आईसीबीएम के साथ कर सकते हैं, राइट। इसे बोलेंगे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो सपोज
अर्थ पे है ना, अर्थ पे मल्टीपल कंट्रीज हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री को टारगेट करती है, राइट। तो हम एक कंट्री दूसरी कंट्री को जब टारगेट करती है जनरली, तो हम आईसीबीएम जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल होती हैं उनका यूज करते हैं, राइट। सपोज ये लॉन्च साइट है, इसने अटैक किया, आईसीबीएम यहाँ पे गई, टारगेट कंट्री है, टारगेट कंट्री का अपना राडार सिस्टम है। आईसीबीएम की जो रेंज होती है वो करीब उसकी ऊंचाई जो है 1200 किलोमीटर होती है, राइट। तो टारगेट कंट्री है वो अपना राडार का यूज करता है और एक सर्टेन ऊंचाई यानी कि टाइम, एक निश्चित टाइम के पहले पहले ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि हमारी कंट्री को थ्रेट है किसी पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम से, किसी पर्टिकुलर कंट्री से जिसने आईसीबीएम को लॉन्च किया है। तो ये अपना डिफेंस सिस्टम ऑन कर देता है, राइट। और इस मिसाइल आईसीबीएम को इंटरसेप्ट कर लेता है, इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेगा। एक दूसरा तरीका है ना, फॉप्स, फॉप्स बोलेंगे इसको। अब इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने एक ऐसा मिसाइल सिस्टम बनाया जो कि जो बहुत ही कम ऊंचाई पे टारगेट को हिट करती है, यानी कि टारगेट ये चूंकि ये कम ऊंचाई पे जो है लॉन्च हुई है और ट्रैवल कर रही है, तो बहुत लेट, देखिए इस पिक्चर में अगर हम देखें तो ये कहीं यहाँ पे जाके आइडेंटिफाई हो रही है, राइट, कंपेरिजन टू आईसीबीएम जो कि यहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई पे ही आइडेंटिफाई हो गया था और टारगेट कंट्रीज को एक टाइम मिल गया था कि वो अपना इंटरसेप्टर या डिफेंस सिस्टम को ऑन कर सके, राइट। बट फॉक्स में वो टाइम नहीं है, बहुत जब तक ये आइडेंटिफाई करता है टारगेट कंट्री, राइट, और जब तक ये डिफेंस सिस्टम अपना ऑन करता है उसके पहले ये टारगेट कंट्रीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2, ये फॉक्स मिसाइल के पास एक जो है पेक्युलियरिटी है डी ऑर्बिटिंग की। मैंने यहाँ पे लिखा है डी ऑर्बिटिंग। तो फॉक्स को मैंने लिखा कि लो अर्थ ऑर्बिट, 150 से 200 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे ही ये टारगेट को मतलब 150 से 200 किलोमीटर एल्टीट्यूड इसका मैक्सिमम एल्टीट्यूड होता है और इसी एल्टीट्यूड पे ये जो है अपने आप को मेंटेन करके टारगेट कंट्रीज को हिट कर सकती है। बट यहाँ पे एक पेक्युलियरिटी है कि ये डी ऑर्बिटिंग करता है, यानी कि इसकी ट्रेजेक्टरी चेंज हो सकती है, राइट, ट्रेजेक्टरी चेंज होती है। तो आईसीबीएम की एक फिक्स ट्रेजेक्टरी है, राइट, फिक्स ट्रेजेक्टरी है और उसी ट्रेजेक्टरी पे ये अपनी इंटरसेप्टर टारगेट कंट्री अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च करके आईसीबीएम को इंटरसेप्ट कर सकती है। बट इसकी ट्रेजेक्टरी फिक्स नहीं है, तो टारगेट कंट्रीज को ये पता ही नहीं चलता है कि किस ऊंचाई पे फॉक्स आएगा और इसका आने का रास्ता किधर से होगा, राइट। एक तो ये, दूसरी चीज ये है कि ये डी ऑर्बिट कर सकती है, यानी कि अपनी ट्रेजेक्टरी को चेंज कर सकती है। मान लीजिए यहाँ से लॉन्च हुई, तो ये लॉन्च साइट है, यहाँ से लॉन्च हुई, 150 से 200 किलोमीटर का इसने अल्टीट्यूड अडॉप्ट किया, फिर यहाँ से ये पलट गई, राइट, पलट के ये अर्थ के दूसरे एंड से आपके टारगेट को हिट कर सकती है। तो ये बहुत ही पिक्यूलियर है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि चाइना ने इसको टेस्ट किया है, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि इट हैज अनप्रिडिक्टेबल ट्रेजेक्टरी, इट कैन एंटर और अप्रोच द टारगेट फ्रॉम एनी डायरेक्शन एंड इट स्टेज बिलो द राडार फ्लोर। ओके, तो राडार फ्लोर के नीचे ही ये अपने अल्टीट्यूड को मेंटेन करती है, इसी वजह से ये मोर डेंजरस है इन कंपैरिजन टू आईसीबीएम। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो डी ऑर्बिटिंग का मतलब हुआ चेंजिंग द ट्रेजेक्टरी पाथ, राइट, दिस मिसाइल हैज नो परमानेंट और फिक्स्ड ट्रेजेक्टरी। तो टारगेट कंट्री उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है कि इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी और हम अपने इंटरसेप्टर मिसाइल को किस ट्रेजेक्टरी पे लॉन्च करें कि ये फॉक्स मिसाइल को हिट कर दे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट इज मेंशन्ड। तो क्यूबिट और बिट्स सभी जानते हैं, क्यूबिट जनरली क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज होता है, बट थोड़ा सा इसका बेसिक आप देख लीजिए। तो फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है, कंप्यूटर में सीपीयू लगा है, सीपीयू में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, राइट, जिसको हम स्विचेस बोलते हैं। ये स्विचेस ऑन और ऑफ होती हैं, जब ऑन होती है तो उसको 1 बोल दिया जाता है, जब ऑफ होती है तो उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इनको बोलते हैं बिट्स, बिट्स बोलते हैं, राइट। इन्हीं बिट का यूज करके हम कोडिंग करते हैं, 0 1 0 1, राइट, 1 1 ऐसे।
तो इनकी कोडिंग होती है 8 बिट अगर हम एक साथ मिला दें तो उसको हम 1 बाइट बोलते हैं, और 1024 बाइट मिलके 1 केबी बनता है। ये बहुत बेसिक है, ठीक है। तो बिट्स और क्यूबिट्स फिर क्या है? ये फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो भी डेटा बनेगा या जो भी डेटा की कोडिंग होगी वो बिट्स और क्यूबिट्स के थ्रू होगी। अब बिट और क्यूबिट में एक डिफरेंस है, राइट, कि एक बार आप जो है या तो बिट जो है दैट कैन एग्जिस्ट इन ओनली वन ऑफ टू डिफाइंड स्टेट, या तो जीरो एक स्टेट होगी या तो वन स्टेट होगी, राइट। बट क्यूबिट में क्या होता है कि जीरो और वन दोनों एक साथ ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी इनकी कोडिंग ज्यादा फास्ट होगी कंपेरिजन टू बिट्स, राइट। तो दे कैन एग्जिस्ट इन बोथ द स्टेट्स एट वंस, यानी कि दो जगह पे ये एक साथ ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। दो जगहों पे एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं क्यूबिट्स, या दो सिचुएशन में एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, जीरो पे भी एग्जिस्ट कर रहा है और वन पे भी एग्जिस्ट कर रहा है एट ए टाइम, सिंगल टाइम में। तो क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है ये, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, क्लोज सर्किट टेलीविजन, इसको हम सीसीटीवी बोलते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या आरएफआईडी बोलते हैं इसको, और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो तीनों इसमें जो है शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन है, राइट। तो आपने देखा होगा WLAN, देखिए अगर हम, तो WLAN का मतलब है यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम वाईफाई बोलते हैं। तो वाईफाई का क्या होता है, एक राउटर लगा होता है घरों में या ऑफिस में, एक सर्टेन एरिया में अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर या टैबलेट या मोबाइल रहता है तो उसको ये आइडेंटिफाई करता है ना, उसको तभी आप इस वाईफाई नेटवर्क का यूज कर सकते हैं। तो शॉर्ट रेंज हो गया ये अपने आप में। दूसरा देखिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, तो इसका एक एग्जांपल है हमारा फास्टैग का। तो टोल कलेक्शन पॉइंट्स पे क्या है, रीडर लगा हुआ है आपकी गाड़ी में, व्हीकल में टैग लगा हुआ होता है, जैसे ही रीडर जो है रेंज में आता है, रेंज में आती है आपकी व्हीकल, वैसे ही ये RFID के थ्रू आपका बैलेंस आराम से डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। रेडियो वेव जो है ये इमिट करेगा, टैग जो है इसको आइडेंटिफाई करेगा, टैग जो है वापस इस रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करेगा रीडर के थ्रू, ठीक है, और बैलेंस डिटेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन बायोफिल्म पे है। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज, राइट, ये सही है सेंटेंस। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन फूड आर एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसेस, ये भी सही है। थर्ड है बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये भी सही है। तो बायोफिल्म का क्या मतलब हुआ, बायोफिल्म, बायो का मतलब हो गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ बैक्टीरिया। अगर बायोफिल्म की बात करें तो यहाँ पे जनरली बैक्टीरिया ही बनाती हैं, या और भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, बट यहाँ पे हम बैक्टीरिया की बात करेंगे एग्जाम्पल लेके। फिल्म्स का मतलब हो गया लेयर, राइट। तो जैसे यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया कॉलोनाइज हुई एक जगह पे, फिर उन्होंने क्या किया कि इन्होंने आपस में जिसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनका डिवीजन हुआ बैक्टीरिया का, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया, चार बैक्टीरिया या 8 बैक्टीरिया ऐसे बन गई। फिर एक तरीके से डिपॉजिट होकर फिर ये क्या करते हैं कि कुछ ये इनका ये कुछ सिक्रिएट करती हैं, कुछ एलिमेंट्स ये या मटेरियल सिक्रिएट करती हैं, राइट। और उस मटेरियल से बनता है मैट्रिक्स, राइट। अपने चारों तरफ ये सारी बैक्टीरिया कॉलोनी बना लेती हैं, और कॉलोनी बना के चारों तरफ ये स्लाइमी मैट्रिक्स को सिक्रिएट करती हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, बेसिकली हमने यहाँ पे लिखा है कि दे आर प्रोटीन्स, DNA या सुगर्स को ये सिक्रिएट करती हैं और एक मैट्रिक्स बना लेती हैं, राइट। तो मैट्रिक्स क्या है, बेसिकली क्या है कि सिक्रीशन है फ्रॉम बैक्टीरियल सेल्स, दे आर बेसिकली प्रोटीन्स, DNA और सुगर्स, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यों सिक्रिएट करती हैं, सिक्रीशन इसलिए है क्योंकि ये अपने आप को ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डिफेंड इनको करना है, राइट। अपने आप को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डिफेंड करना है, बेसिकली एंटीबायोटिक से या जो भी आप कह लें, अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये लेयर बना लेती है, राइट। यहाँ पे हमने टूथ देखा है ना, टूथ पे देखिए आपके प्लैक्स बने हुए हैं, प्लैक्स में क्या है, ये बैक्टीरियल लेयर्स हैं, है ना, उनका स्लाइमी मैट्रिक्स हमें विजिबल होता है। तो अगर आप देखें तो ये जो बैक्टीरिया कॉलोनी है ये हमें नेकेड आई से नहीं दिखती है, बट ये जैसे ही मैट्रिक्स बना लेगी ना, लेयर बना लेगी, जैसे लेयर बना लेगी वैसे ये विजिबल हो जाएगा। आप प्लैक्स में आपको बैक्टीरिया नहीं दिखेंगे, बट ये लेयर दिखेगी आपको, ये स्लाइमी मैट्रिक्स जो है हमें नेकेड आई से विजिबल होता है।
तो मैंने लिखा है यहाँ पे बायोफिल्म्स, दे आर स्ट्रक्चर्ड कम्युनिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, दे आर एम्बेडेड टू सर्फेसेस, दे फॉर्म स्लाइमी मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन, डीएनए एंड सुगर्स, राइट, दे आर विजिबल टू नेकेड आइज। कौन? बैक्टीरिया तो नहीं दिखेगी, बट आपको दिखेगा स्लाइमी मैट्रिक्स, राइट। और ये जो स्लाइमी मैट्रिक्स है, दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एंटीबायोटिक्स, यस। तो जब भी इनएडिक्वेट हाइजीन होगा, राइट, इनएडिक्वेट हाइजीन क्या होगा कि बैक्टीरिया कॉलोनी सपोज यहाँ पे इस स्टेज में है, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया असेंबल हो रही हैं, अगर यहाँ पे हाइजीन करें और इस कॉलोनी को ब्रेक कर दें, राइट, तो ये बायोफिल्म फॉर्मेशन नहीं होता। तो अगर आप ब्रश नहीं करेंगे या जो भी मेडिकल इम्प्लांट्स हैं उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या होता है कि बायोफिल्म बन जाती है बेसिकली बैक्टीरिया का, राइट। तो तीनों स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रोबायोटिक्स, राइट। प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट। Second question, the organisms in probiotics are found in foods we ingest, but they do not naturally occur in our gut. Next question है, probiotics help in the digestion of milk sugars. Right. तो यहाँ पे हम कहें कि प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक का एक कॉन्सेप्ट है बेसिक। प्रोबायोटिक्स हमें जो है जिसको बोलते हैं हम लाइव बेनिफिशियल बैक्टीरिया, राइट, जो गट में होता है। गट मतलब जो भी हमारे आंतों में बैक्टीरिया होते हैं उन्हें बेनिफिशियल बैक्टीरिया बोलते हैं, है ना। उसमें ईस्ट भी शामिल हो सकता है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें लैक्टोबैसिलस, राइट, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया है और ह्यूमन गट में ये जनरली पाई जाती है, राइट। दे आर आल्सो कॉल्ड एज द गुड बैक्टीरिया। अब ये गुड बैक्टीरिया को की ग्रोथ के लिए कुछ हमें इनका इनका फूड मटेरियल चाहिए होता है, राइट, उनको बोलेंगे हम प्रीबायोटिक। तो प्रोबायोटिक क्या हो गए? इटसेल्फ दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड प्रीबायोटिक क्या हो गए? फूड मटेरियल्स दैट आर फेड बाय द प्रोबायोटिक, राइट। तो बैक्टीरिया जो भी फूड खाएगी उसे हम बोलेंगे प्रीबायोटिक। बैक्टीरिया खुद क्या है? वो है प्रोबायोटिक। ये हमने इसमें बताया है। तो जनरली क्या खाते हैं वो? फाइबर्स पे, इसलिए हम बोलते हैं कि हमें फाइबर्स जो है खाने चाहिए, बिकॉज दे आर एक्टिंग एज ए फूड मटेरियल फॉर द गुड बैक्टीरिया, राइट। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे 1 और 3, ठीक है। हमने बताया कि बैक्टीरिया से बने होते हैं, ईस्ट भी हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट है, प्रोबायोटिक्स कैन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क सुगर्स। तो लैक्टोबैसिलस अपने आप में मिल्क का डाइजेशन करती है, बात सही है। यहाँ पे लैक्टोइक एसिड होता है मिल्क में जनरली, तो वहाँ पे ये डाइजेशन करते हैं लैक्टोबैसिलस, बिल्कुल सही है। फिर इन्होंने लिखा है कि द ऑर्गेनिजम्स इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट। तो नेचुरली जो है गट में वो पाए जाते हैं, हम इसको इंजेस्ट भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कर्ड खाते हैं, कर्ड में क्या होते हैं? प्रोबायोटिक या गुड बैक्टीरिया होते हैं। तो दे आर फाउंड नेचुरली एज वेल एज दे आर फाउंड इन फूड मटेरियल्स एज वेल, राइट। तो जो फूड बैक्टीरिया का है उसे बोलेंगे प्रीबायोटिक, और बैक्टीरिया खुद खुद जो है इसको बोलेंगे प्रोबायोटिक्स, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर्ड टू प्रिवेंट कोविड-19 पैंडेमिक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे इन्होंने दो वैक्सीन की बात की है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसने कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड यूजिंग द mRNA प्लेटफॉर्म। दूसरा है स्पुतनिक वी वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग ए वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म। थर्ड है कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन, राइट। जनरली ये थीम क्या है? थीम वैक्सीन है, राइट। तो वैक्सीन चूंकि कोविड-19 का फेज था तो वैक्सीनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और स्पेशली कौन सी कंपनी ने कौन सी वैक्सीन बनाई है और उस वैक्सीन का नेचर क्या है, राइट। राइट, तो इन्होंने 3 वैक्सीन के बारे में पूछा है, 3 डिफरेंट कंपनीज के बारे में, और इन्होंने जो मेथड अडॉप्ट किए हैं उसके बारे में पूछा है। तो पहला है वायरल वेक्टर वैक्सीन, राइट। वायरल वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। और कोविशील्ड बनाते हुए इन्होंने क्या किया कि यूज चिंपैंजी एडिनोवायरस टू डिलीवर SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल, राइट। तो जो भी इस स्पाइक प्रोटीन का जो जीनोम का जो रीजन जो स्पाइक प्रोटीन को बनाता था, हमने उसको यहाँ से निकाला और एडिनोवायरस को पैक किया। एडिनोवायरस क्या था? ये चिंपैंजी एडिनोवायरस, यानी कि चिंपैंजी में कोई डिजीज कॉज कर रहा होगा, हमने वहां से इसको निकाला, इस, है ना, एडिनोवायरस को, उसके डबल स्टैंडर्ड डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, बाहर निकाला, और कोरोना वायरस के स्पाइक
स्पाइक प्रोटीन जो भी जीनोम का एरिया स्पाइक बना रहा था उसको हमने एडिनोवायरस में फिल किया और ह्यूमन में इंजेक्ट किया। अब ह्यूमन की अपनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी और इम्यूनिटी डेवलप करेंगी। दूसरा था इन्होंने बनाया है कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन, राइट। तो इनएक्टिवेटेड इसमें तो हम क्या कर रहे हैं कि जीनोम का एक पर्टिकुलर एरिया निकाल के एडिनोवायरस में पैक कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस कोरोना वायरस को सीधे सीधे इनएक्टिवेट करेंगे, यानी कि अभी सिर्फ जो है कोरोना वायरस डिजीज कॉज नहीं करेगा, बट जब भी ये ह्यूमन बॉडी में जाएगा तो एक तरीके की इम्यूनिटी पैदा करेगा, यानी कि इम्यून सेल्स एक्टिव होंगी। क्यों? क्योंकि ये कोरोना वायरस को रिकॉग्नाइज करेंगे एज ए थ्रेट। भले ही कोरोना वायरस के अंदर एबिलिटी नहीं हो वो सारे सिम्टम कॉज करने की जो नॉर्मली करता है, बट उसको हम इस तरीके से इनएक्टिवेट करेंगे कि नाउ द ह्यूमन बॉडीज इम्यूनिटी सिस्टम will recognize coronavirus as a threat and will provide the immunity, right? तो कोवैक्सीन ने ऐसे डेवलप किया है। स्पुतनिक ने क्या किया? इन्होंने क्या किया कि वायरल वेक्टर वैक्सीन ही बनाई, ठीक है। कोविड-2 की स्पाइक प्रोटीन को यूज किया, उसको 2 डिफरेंट एडिनोवायरसेस में पैक किया, यानी कि 2 डोज लगाएंगे तो एक में दूसरा एडिनोवायरस रहेगा, दूसरे में दूसरा एडिनोवायरस रहेगा, ठीक है। तो ये भी क्या थी? वायरल वेक्टर वैक्सीन थी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस सही हो जाएंगे 2 and 3, राइट, 2 and 3। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने mRNA प्लेटफॉर्म का यूज नहीं किया था, बल्कि यूज किया था वायरल वेक्टर वैक्सीन का। स्पुतनिक वी ने भी वायरल वेक्टर वैक्सीन का यूज किया है, और कोवैक्सीन ने इनएक्टिवेटेड या किल्ड वायरस वैक्सीन को यूज किया है। अगला क्वेश्चन है, इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म या सोलर फ्लेयर reaches the earth, which are the following are the possible effects on the earth? ऑलराइट, तो हम देखेंगे यहाँ पे जैसे ये सन है, हमारा सन है, यहाँ से सोलर फ्लेयर निकलती हैं, अर्थ में आती हैं, ठीक है। अर्थ बिहेव्स आल्सो लाइक अ मैग्नेट, राइट, और इसकी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगी, राइट, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, जो भी है। तो इसके भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अर्थ मैग्नेटिक एज ए मैग्नेट बिहेव करता है। इसमें भी 2 पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जैसे कि एक मैग्नेट में होता है। सोलर फ्लेयर का नेचर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का है। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएंगी, अर्थ के एटमॉस्फेयर का मतलब कि अर्थ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज में, क्योंकि ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज में आएंगी, ये जो है सन से आते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ये डिफ्लेक्ट करेंगी, राइट, डिफ्लेक्ट करेंगी। बट नॉर्थ और साउथ पोल में मैग्नेटिक इफेक्ट जो है अर्थ का कम होता है, तो सोलर फ्लेयर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नॉर्थ और साउथ पोल पे फिल्टर हो जाएंगी। फिल्टर मतलब इन्फिल्ट्रेट करेंगे, राइट, इन्फिल्ट्रेट करेंगी। तो होता क्या है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही ये नॉर्थ और साउथ पोल में इन्फिल्ट्रेट करती हैं, होता क्या है कि जो भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेज रहती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। एक्टिव का मतलब वो हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाती हैं। यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है कि गैस मॉलिक्यूल हैं, गैस मॉलिक्यूल अपने लोअर स्टेट में रहते हैं एनर्जी लेवल पे। जैसे ही सन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, ये अपने हाई स्टेज में चले जाते हैं, राइट, हाई स्टेज में चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब ये हाई स्टेज से वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आते हैं, तो ये इमिट करते हैं क्या? लाइट, राइट, एनर्जी इमिट करते हैं, राइट, लाइट इमिट करते हैं। वही लाइट हमें जो है नॉर्थ और साउथ पोल पे दिखती है, जिसे हम बोलते हैं ऑरोरा, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने 6-7 पॉइंट्स लिखे हैं, हम आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जैसे ये सोलर सन से हमारी आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसमें दोनों फील्ड होंगी, इलेक्ट्रिक भी होगी और मैग्नेटिक भी होगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो वो अर्थ पे जो भी इलेक्ट्रिक सिस्टम होगा उसको डिस्टर्ब करेगी। जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरफ बिहेव करेगी, तो जो भी अर्थ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम होगा उसको डिस्टर्ब करेगी। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे यहाँ पावर फील्ड, पावर ग्रिड पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, उसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी सन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसको डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। और जो भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज करते हैं जीपीएस में, रेडियो कम्युनिकेशन में, उसको, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है,
तो जब भी सन से आएगी तो इसको डिस्टॉर्ट करेगी, राइट। तो सिंपल सी बात है। कहने का मतलब है ओवरऑल कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब भी अर्थ पे होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जो भी प्रोसेस चल रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की हो, चाहे वो जीपीएस या रेडियो कम्युनिकेशन की हो, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूजेस हो रहे हैं अर्थ पे, उनको ये डिस्टर्ब करेगी, राइट। तो यहाँ पे पहला देखिए क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट, जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम क्लाउड कुड फेल, राइट, बिल्कुल सही है। सुनामीज कुड अकर इन इक्वेटोरियल रीजन्स, इसका उससे कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सुनामी से कोई रिलेशन नहीं है, राइट। थर्ड है पावर ग्रिड्स कुड बी डैमेज, हमने बताया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो पावर ग्रिड जो भी है ना उसको डिस्टर्ब करेगा। नेक्स्ट है इंटेंस ऑरोरास कुड अकर ओवर मच ऑफ द अर्थ, हमने बताया नॉर्थ और साउथ पोल पे बहुत लार्जर पार्ट में दिखेगा। फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लेनेट, ये बिल्कुल गलत है, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करेंगी। फॉरेस्ट फायर यहाँ से आते हुए वो फायर के रूप में नहीं आते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट है ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट्स कुड बी डिस्टर्ब, यस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन, ठीक है, ये रेडियो कम्युनिकेशन अपने आप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो जब भी ये सन से आते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफरेंट रेंज की होती है और इसको डिस्टर्ब करती हैं। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट को छोड़ के बाकी सारे सही है। अगला क्वेश्चन है एमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स व्हिच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, राइट। तो इसमें राइस ही सही होगा, क्यों? क्योंकि राइस जो है, राइस फील्ड में एक बैक्टीरिया होती है जिसको बोलते हैं मेथेनोजेंस बैक्टीरिया, राइट, वो मीथेन्स का इमिशन करते हैं। N2O इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ये सॉइल माइक्रोब्स जो भी पैडी फील्ड में सॉइल माइक्रोब्स हैं उनसे बनते हैं, ठीक है। उसमें नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन होता है और N2O बनता है, राइट। और यहाँ पे हमने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये मीथेन से ज़्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, राइट। तो N2O हैज़ मोर कैपेबिलिटी टू कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट देन द मीथेन। लास्ट क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, SRI बोलेंगे, ऑफ कल्टीवेशन इन विच अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड्स इज प्रैक्टिस रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड सीड रिक्वायरमेंट, बिल्कुल सही है। रिड्यूस्ड मीथेन प्रोडक्शन, ये भी सही है। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ये भी सही है, ठीक है। तो हम जनरली SRI राइस कल्टीवेशन क्या है और हमारा ट्रेडिशनल कल्टीवेशन है, राइस कल्टीवेशन है, तो ये दोनों कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है ये हमें जानना है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल राइस कल्टीवेशन देखें तो उसमें कंटिन्यूस स्प्रेडिंग चाहिए, राइट। पहले हम क्या करते हैं कि 25 से 35 दिन सीडलिंग्स को एक फील्ड में सो करते हैं, उसके बाद हम जाके उसको एक पैडी फील्ड में हम उसको सो करेंगे और ये डेंसली प्लेस्ड होते हैं। बट जब SRI की बात करेंगे तो SRI में जो है कंटिन्यूस स्प्रेडिंग नहीं चाहिए होती है, उसमें इंटरमिटेंट इरिगेशन देते हैं हम, ठीक है। और 8 से 12 दिन ही जब सीडलिंग्स रहते हैं तभी हम उसको मेन फील्ड में सो कर देते हैं, राइट। और डेंसली प्लेस नहीं करते हैं वो, उसे हम वाइड या स्क्वायर ग्रिड पैटर्न में हम उसको सो करते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे खास बात है कि यहाँ पे हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे यूज़ करेंगे हम अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, जिसे हम बोलेंगे AWD, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, ठीक है। और वीडिंग आउट करते रहेंगे बीच बीच में। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे, वाइड स्क्वायर ग्रिड पैटर्न पे हम सीड को ये आपका सीडलिंग्स को, है ना, सीडलिंग्स को हम सो करेंगे, है ना, वाइड और स्क्वायर ग्रिड पैटर्न पे हम सीडलिंग्स को सो करेंगे या ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ट्रेडिशनल राइस कल्टीवेशन से ये हमारा SRI कल्टीवेशन जो है ज़्यादा एडवांस्ड है, राइट। तो इसी के बारे में ये पूछा गया था, इसको मेडागास्कर में डेवलप किया गया था। तो इसमें तीनों ऑप्शंस सही हो जाएंगे, ठीक है। आई होप द वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू, थैंक यू।